सरपंच से आपका सफ़र शुरू हुआ, जो विधायक तक पहुंचा और आज आप एक मंत्री के रूप में स्थापित है देश और दुनिया के सामने। इस संघर्ष को आप किस नज़र से देखते हैं? सुमेरपुर में व्यापार करने आया तो साथ में मन था कि मेरे गांव के लिए कुछ करूं। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हमने अभूतपूर्व काम किए। तो इस राजनीति के सेवा कार्यों के पीछे की प्रेरणा क्या है आपकी? प्रेरणा हमारे परिवार से ही है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से हर एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, काशी हो या अयोध्या हो। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? इस सनातन संस्कृति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। जी। हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति किसी का बुरा नहीं सोचती। आज हमारी जो गौ माता है वो हाईवे पे, सड़क पे एक दुर्दशा से गुजर रही है। तो चूंकि आपके पास में पशुपालन विभाग भी है, तो इस हेतु क्या ठोस पहल की जा रही है कि वो जो गाय है उस सड़क से किसान के घर पे पहुंचे? जो गाय आप बता रहे हो कि बेसहारा रोड पे घूमती है, जी। कचरा खाती है, मैला खाती है, ये बेसहारा नहीं है, इनका कोई न कोई मालिक है। जी। जब दूध देती है तब तो वो रखते घर में हैं। ले जी। जाते हैं, फिर रोड पे छोड़ देते हैं। जी, नए अनुभवों की सरकार है और आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय है, नज़दीक है। तो एक मंत्री होने के नाते आप उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? तो मेरे ख्याल से माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है जी। कि हम 2047 तक देश को विकसित देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। जवाई बांध के जो पानी को पूर्ण भराव को लेकर ये मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है और अभी गवर्नमेंट ने तो बजट भी पास किया है। तो अब सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए क्या ठोस प्रयास कर रही है? जवाई में पानी आता है तभी हमारे यहाँ रौनक रहती है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि जवाई में पानी लाने की योजना में 100 करोड़ की योजना जो सई जी। डैम की सुरंग को चौड़ी करने की, वो हम स्वीकृत करवा पाए। आप पर कोई फिल्म बने तो वो अभिनेता कौन होगा? नाना पाटेकर या अमिताभ बच्चन या परेश रावल? हमारी जीवनी पर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी को रखो तो ठीक रहेगा। राम राम, खमा गणी, नमस्कार, सादर वंदन। मैं यशोदा सोलंकी, राजस्थान की माटी में जन्मी एक बेटी, आज चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में स्वागत कर रही हूँ राजस्थान की ही माटी से निकले उस नाम की, जिन्होंने सरपंच से शुरू किया सेवा का सफ़र और फिर वो विधायक बने और आज राजस्थान सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है। पद को जिन्होंने सम्मान नहीं, जिम्मेदारी माना और राजनीति को सेवा का माध्यम। जनता की समस्या सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि उस समस्या को समाधान तक पहुंचाया और शायद यही वजह से हम उन्हें नेता नहीं, एक लीजेंड के तौर से देखते हैं। देवस्थान, पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग के माननीय मंत्री, हमारे आज के लीजेंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री जोराराम कुमावत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में। नमस्कार। सर, आप राजस्थान की माटी से एक गहरा जुड़ाव ही नहीं, राजस्थान की एक सेवा के हिमालय के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि एक सरपंच से आपका सफ़र शुरू हुआ, जो विधायक तक पहुंचा और आज आप एक मंत्री के रूप में स्थापित है देश और दुनिया के सामने। तो इसको आप, इस संघर्ष को आप किस नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। जी। सुमेरपुर विधानसभा का सेंद्रू गांव है, छोटा सा गांव है। जी। और वहाँ पर शिक्षा के बाद में मैं जनसेवा में शुरू से रुचि थी। जी। सुमेरपुर में व्यापार करने आया तो साथ में मन था कि मेरे गांव के लिए कुछ करूं। जी। तो वहाँ पर मैंने एक टीम बनाई, जी। युवाओं की टीम, जी। और नवयुवक मंडल बना करके वहाँ पर सेवा का काम शुरू किया। जी। लंबे समय तक 15-20 साल तक उस संस्था से जुड़ा रहा और वहाँ गांव के चाहे सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, जी। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो जी। या अन्य मंदिरों के काम हो, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हमने लगातार वह प्रयास किया। और लगातार प्रयास करते करते जी। पूरी टीम के सहयोग से गांव का, मतलब बिना कोई जिम्मेदारी रहते हुए भी हमने युवाओं की टीम के साथ में मिलकर के एक जन सहयोग से विकास के काम भी करवाए।
उसके बाद में जब चुनाव आया जी सरपंच का, तो गांव वालों ने मिलकर के मुझे निर्विरोध सरपंच की जिम्मेदारी दी। निर्विरोध बने आप? हाँ बिल्कुल, निर्विरोध की जिम्मेदारी दी। जी तो गांव सिंदरू और ग्राम खिंदारा गांव, दोनों ग्राम जी पंचायत जी के 2 गांव हैं, दोनों गांवों ने मिलकर के निर्विरोध की जिम्मेदारी दी। जी तो गांव वालों ने जो विश्वास मुझे मेरे ऊपर व्यक्त जी किया, तो मैंने 5 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जी और लगातार दोनों गांवों के विकास के लिए, पूरी ग्राम पंचायत के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए। जी चाहे वो गांव की नालियाँ सड़कें ठीक करने का काम हो, जी पानी की निकासी के काम हो, चाहे वह शमशान घाट हो, स्कूलों के काम हो, खेलों से संबंधित काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, मंदिरों के काम हो। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हमने ग्राम पंचायत से जो काम करने थे वो ऐतिहासिक काम किए। जो 50 साल के इतिहास में उस पंचायत में जो विकास नहीं हुआ था, जी वो काम हमने उस 5 साल के पीरियड में किया। शिक्षा आपके द्वारा एक कार्यक्रम भी चला जिसमें हमने सभी बच्चों को वहाँ शिक्षा से जोड़ने का काम किया। जो 6 साल से ऊपर वाले जो जी छात्र जी छात्राएं, जी जो बच्चे होते हैं गांव के, जो स्कूल नहीं जाते थे, पहले स्कूल में जाने को हिचकिचाते थे या जाते नहीं थे, तो उनको हमने शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और समरसता कायम, गांव में जी समरसता कैसे जी कायम हो, जी इस दिशा में हमने काम किया। सभी वर्गों को, 36 कुंभ के लोगों को साथ लेकर के जी सारे कार्यक्रम हम करवाते थे। चाहे कोई भी काम हो, गांव की सफाई करनी है वो, जी चाहे खेल मैदानों का साफ सफाई करना है, स्कूलों में सफाई करनी है, वृक्षारोपण करने हैं, मंदिरों की सफाई करवाने हैं, सारे के सारे हम गांव वालों के सहयोग से श्रमदान करके सारी व्यवस्था करते थे। तो इस राजनीति के सेवा कार्यों के पीछे की प्रेरणा क्या है आपकी? आपकी प्रेरणा क्या रही इतने कार्य जो आप इतने ऊर्जावान रूप से करते हैं? प्रेरणा हमारे परिवार से ही है। शुरू में माता पिता, जी पिताजी समाज की सेवा में लगे हुए थे। वो भी किसान थे? वो भी किसान थे और वो समाज में सेवा का काम करते थे, तो हम उनको देखते थे, तो अच्छा प्रेरणा वहीं से मिली जी कि हमें भी समाज की सेवा, 36 कुंभ की सेवा करनी चाहिए। हमारे मामा जी है जो पहले सुमेरपुर के चेयरमैन जी हुआ करते थे, लुमाराम जी मेड़तिया, उनकी भी प्रेरणा मिली। जी और हमने समाज की सेवा करते हुए, जैसे ये जो सरपंच के कार्यकाल में हमने काम किया, उस पीरियड में भी जैसे सेवा शिक्षा के क्षेत्र में हमने अच्छे काम किए। तो शिक्षा आपके द्वार जो कार्यक्रम होता है, उसमें जिला कलेक्टर हुआ करते थे कुलदीप जी राका, जी उन्होंने ग्राम पंचायत सिंदरू के सरपंच को, पूरे जिले में एकमात्र सरपंच को सम्मानित करने का काम किया। 1 लाख रुपए विकास के लिए चेक दिया और सम्मान कर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का काम किया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से हमारे हर एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, काशी हो या अयोध्या हो। कह सकते हैं कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और इन स्थलों को आपके पास में ये देवस्थान विभाग है, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा देश पूरा का पूरा धर्म के आधार पर टिका जी हुआ है बिल्कुल और हमारी जो सनातन संस्कृति है जी वो बहुत पुरानी, आदिकाल से चली आ रही जी सनातन जी बिल्कुल संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। जी भाई हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर चलने वाली है। हमारी सनातन संस्कृति में हम नदियों को भी पूजते हैं, हम बिल्कुल तालाबों को भी पूजते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हम पत्थर को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं। बिल्कुल हमारी सनातन संस्कृति में हम अग्नि को भी देवता मानते हैं, गाय को, पशु को भी पूजते हैं जी और भी पशु और पक्षियों को भी पूजते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हम मानव कल्याण की तो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी पशु पक्षी, पेड़ पहाड़, जीव जंतु, सबके कल्याण की सोचते हैं। जी तो इसी संस्कृति को मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जी हिंदू संस्कृति
सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति किसी का बुरा नहीं सोचती। बिल्कुल। तो मोदी जी भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर बिल्कुल। के जी। पूरे विश्व का हम कैसे भला करें, विश्व पे रहने वाले लोगों का कैसा जी, भला बिल्कुल, करें, इस बिल्कुल। दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, और रही हमारे तीर्थ स्थलों की बात, जी। तो तीर्थ स्थल जो भारत के जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या अमरनाथ हो या जी। जैसे चार धाम हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो जी, या अन्य जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है भारत के, वो आदिकाल से इस संस्कृति को और इस भारत जी। की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मददगार जी। साबित हो रहे हैं। और पूरे भारत को एक रूपता में लाने के लिए ये तीर्थ स्थल ही मतलब मददगार बिल्कुल। साबित हो रहे हैं। आज चाहे दक्षिण में जाओ, चाहे उत्तर में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, इन तीर्थों ये तीर्थ ही भारत को एकजुट करके एक सूत्र में संजोए हुए हैं। जी, तो इनके विकास के बिना भारत अधूरा है। जी। इसलिए मोदी जी आज जैसे वहाँ हर तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ जैसे जाकर के वहाँ पूजा पाठ भी करते हैं और दुनिया को भी ये दिखाते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल है वो सर्वश्रेष्ठ है। जी, और हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थल है उनकी देश की संस्कृति के साथ साथ में वो लोगों की आजीविका चलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आज हजारों लाखों लोग हैं ना उन तीर्थ स्थलों से अपनी आजीविका कमाते हैं। जी, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई पुजारी के रूप में, कोई वहाँ बिजनेस करके अपनी दुकानदारी करके, लेकिन मंदिरों के मार्फत है ना करोड़ों लोगों की आजीविका चलती है। तो ये रोजगार का भी जैसे अवसर देता है हमारे तीर्थ स्थल। सर, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते जनता की तरफ से सवाल है कि आज हमारी जो गौ माता है वो हाईवे पे, सड़क पे एक दुर्दशा से गुजर रही है, कई हज़ारों मौतें हो रही है। तो चूंकि आपके पास में पशुपालन विभाग भी है, तो इस हेतु क्या ठोस पहल की जा रही है जो हमारी गौ माता की रक्षार्थ जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें और क्या ठोस पहल की जा रही है कि वो जो गाय है उस सड़क से किसान के घर पे पहुँचे? ये गाय के सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन में उपयोगी साबित होती है, इसीलिए गाय को गौ माता माना है। जी, और कहा है गाय में 33 कोटि देवता बसते। गाय बिल्कुल। की सेवा अपन करे, गाय का संरक्षण करे तो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद। निश्चित रूप से हम लोगों को गाय की सेवा और संरक्षण करने की आवश्यकता है। गाय की सेवा पहले पूर्वज करते थे जी, तो उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती थी, एकता रहती थी। आज जब से गाय की सेवा करनी लोगों ने छोड़ी है, उन्हें बेसहारा बिल्कुल। छोड़ा है, तब से परिवारों में विघटन आ गया, परिवार में बिल्कुल। लड़ाई झगड़े बढ़े, क्लेश बढ़ा। तो ये समय समय की बात है। लेकिन जैसे जो गाय आप बता रहे हो कि बेसहारा रोड पे घूमती है जी, और बेसहारा जो घूमती है वो कचरा खाती है, मैला खाती है, ये बेसहारा नहीं है, इनका कोई न कोई मालिक है। जी, भाई गाय तो वहाँ रोड पे तो पैदा होती नहीं, किसी जी। न किसी के घर में पैदा हुई है और उन्होंने जब दूध देती है तब तो वो रखते घर में ले हैं, जाते हैं, फिर रोड पे छोड़ देते जी। हैं। नंदी को भी है वो उपयोग नहीं है, इसलिए तो रोड पे छोड़ हाँ, देते हैं। इसलिए वो गोवंश मगर आज मगर का, मंदिर हाँ, में बैठे हुए नंदी की सेवा की जाती है। गोवंश को इसलिए लोगों ने रोड पे छोड़ा है। जी, और नंदी की उपयोगिता पहले खेती के उपयोग में आती थी। बैल बनता था जी। तो बैल से रथ चलाते थे, हाँ, बैलगाड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। चलाते, हल चलाते थे। आज पूरी मशीनरी युग आ गया, इसलिए वो पूरी तरह से नंदी अनुपयोगी साबित हो रहा है, तो लोगों ने उसे रोड आज पे छोड़ फसलें दिया। उगाने के लिए नस्लें नहीं हाँ रही है। हाँ, अब आवश्यकता ये है कि उनकी नंदी की, गोवंश की हम सेवा कैसे करें। तो इस दिशा में हमारे राजस्थान में पूरी 3000 से ज़्यादा गौशालाएँ हम संचालित कर रहे हैं। जी, संस्थाओं के माध्यम से वो गौशालाएँ हम संचालित कर रहे हैं। उनको जैसे वैसे भामाशाह उनको सहयोग भी करते हैं। गौशाला वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी सारी 3000 से ज़्यादा गौशालाओं में जी, मतलब सेवा के भाव से वो काम कर रहे हैं। जी, हमारी सरकार उसमें चारा, पानी और पशु आहार के लिए अनुदान देती है। और नई गौशाला खोलने के लिए हम अनुदान देते हैं, नई नंदीशाला खोलने के लिए हम अनुदान देते हैं। पहले से गौशाला चल रही है, उसमें हम निर्माण के लिए अनुदान देते हैं। जी, इस तरह से पूरे 12 महीने में हम इन 3000 से ज़्यादा गौशालाओं को
1200 करोड़ का अनुदान देते हैं। भारत सरकार की, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार से 1200 करोड़ रुपए का अनुदान इन गौशालाओं को देते हैं। ये गायों की सेवा के लिए, गायों का संरक्षण कैसे हो, जी। रोड पे जो घूमने वाली जो गाय है, नंदी है, वो गौशालाओं में ला करके उनकी हम सेवा कैसे करें, इस दिशा में सरकार की तरफ से भी ये प्रयास रहता है। पहले ये अनुदान जैसे 40 रुपये बड़े गोवंश को, छोटे को 20 रुपये दिया जाता था। हमारी सरकार अभी बनी तो इसको हमने बढ़ा करके 2 बार मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की बढ़ाने की, जी। और अब 50 रुपये और 25 रुपये कर दिया, जिसका गौशालाओं को और भी वो है ना, उनका मजबूत कैसे बने। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 100 गोकास्ट मशीनें भी गौशालाओं को दी है, जिसे वो गो कास्ट बना करके बेच सके, जिसे वो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सरकार पूरी प्रयत्न रहते हैं कि ये जो बेसहारा या रोड पे जो घूमने निराश्रित पशु है, गोवंश है, उनकी सेवा हम गौशालाओं के माध्यम से करें। लेकिन मैं आमजन को भी कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि भाई ये गाय गोवंश पूरी है ना, इसके ऊपर हमारा सनातन संस्कृति टिकी है। जी, बिल्कुल, आप इसे रोड पे नहीं छोड़े, निराश्रित नहीं छोड़े, भाई इसकी सेवा करें, घर में रखें, जी। उनका पालन पोषण करें, तो आपका परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगी। गोवंश की सेवा करोगे तो। और यदि नहीं भी कर सकते हो तो उन गौशालाओं में छोड़े, गौशालाओं में जाकर के अपना अंश थोड़ा बहुत दे, जिससे वो गौशाला वाले सेवा करने को तैयार है। सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। तो इस तरह से हम गोवंश को कैसे और भी आगे आने वाले समय में मजबूत कर सके, सरकार भी काम कर रही है। सर, आप बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिलों के भी प्रभारी मंत्री हैं, तो उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप कदम उठा रहे हैं, चूँकि अभी तो आप सरकार में भी। बाड़मेर और बालोतरा जिला अभी मेरे पास है, पहले जैसलमेर भी था जी। अभी 2 जिलों का प्रभार मुझे राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है। वहाँ उन जिलों के जो मरुस्थलीय जिले हैं, वहाँ विकास की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। वहाँ लोग अभाव में जीते, कई बार उनको तकलीफ भी होती है, बरसात भी कम होती है जी। तो वहाँ के विकास के लिए अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना अभी पानी देने की, घर घर पानी देने की, जल जीवन मिशन योजना चला रखी है, उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी वो क्रियान्वित हो, जिससे गांव ढाणी में बसे हुए जो लोग हैं वहाँ तक है ना पीने का शुद्ध पानी हम पहुंचा सके। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जी। मेडिकल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, हॉस्पिटलों को कैसे और सुदृढ़ीकरण करें, मजबूत करें। साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में हमने जैसे अभी वहाँ कई उप स्वास्थ्य केंद्र नए खोले, पशु उप केंद्र जी। और वहाँ अभी 8 जिलों में मरुस्थलीय जिले हैं, वहाँ पर और भी स्टाफ भी ज़्यादा लगे हैं उन जिलों को मजबूत करने के लिए जी। और अभी जैसे वो मरुस्थलीय जिले वहाँ पर गांव ढाणी हम जैसे पशु उप केंद्र नहीं खोल सकते जी। जो बड़े गांव है वहाँ खोलते हैं, पंचायत हेडक्वार्टर पे खोलते हैं, लेकिन अन्य गांवों तक भी पशुओं के इलाज की सुविधा के लिए हम एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। बॉर्डर जिलों में है और पूरे राजस्थान में भी है जी। जिसमें पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियाँ शुरू की है। उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर कम ड्राइवर है, सभी तरह की पशुओं के इलाज की दवाइयाँ है। और वो गाड़ी ऑन कॉल पशुपालक के घर जाकर के इलाज करती है। 1962 नंबर कॉल सेंटर है। पशुपालक ऑन कॉल फ़ोन करेगा तो वो गाड़ी सीधी पशुपालक के गांव में ढाणी में जाकर के इलाज करने का काम करेगी जी। ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये शुरू किया, जिसका लाभ अभी जनता को मिल रहा है जी। सर, सुमेरपुर विधानसभा में आप अभी किन किन कार्यों को प्राथमिकता दे रहे, चूँकि विधानसभा से तो आप इस सुमेरपुर विधानसभा से शिक्षा है, चिकित्सा है, कृषि है, अगले 5 सालों में सुमेरपुर को आप कहाँ देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से मेरी सुमेरपुर विधानसभा के सर्वांगीण विकास के हमेशा प्रयासरत रहता है। पिछले 5 साल का अवसर मिला था, उसमें हमने विकास के गांव ढाणी तक विकास के काम किए। हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव में मीठा पानी पहुंचाए जी। और नल के माध्यम से हर घर को मतलब पानी मिले जी। तो इस दिशा में हमने सारी योजनाएं, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं रखा जी। सभी गांवों में और दोनों शहरों में, सुमेरपुर और तखतगढ़ शहर में सब जगह पानी की स्कीमें स्वीकृत करा लिए।
कई जगह स्कीमें पूरी होने को आई है, कई जगह भी काम चल रहा है, कई जगह वर्क ऑर्डर में है। तो हमारा आगे वाला ये प्लानिंग रहेगा कि इन सभी गांवों में, पूरे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव या ढाणी बाकी नहीं रहे। सबको हम मीठा पानी पहुंचाएंगे नल के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम नल के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाएंगे। दूसरा, हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में सुमेरपुर विधानसभा में अभी हमने जैसे उप जिला अस्पताल सुमेरपुर में स्वीकृत कराया जी। और जो दूसरी जो जगह है, कहीं पर हमने गुंदोज में एक चिकित्सालय कर्मोन्नत कराया जी। और भी जैसे बहुत सारे चिकित्सा संस्थाएं हमने कर्मोन्नत भी कराए, नई भी खोली है। जी। और जहाँ भवन रहित संस्था है तो उनको उनमें हमें 15-20 संस्थाओं में भवन भी स्वीकृत कराए। जी। तो हेल्थ के मामले में हमारी प्राथमिकता है कि पूरी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। जी। गाँवों में ही उनको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की हम व्यवस्था करा रहे हैं जी। और बड़े हॉस्पिटल नज़दीक में उनको मिले, जिससे वो वहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सके। पशुपालन के क्षेत्र में हमारा कोई पंचायत हम बाकी नहीं रख रहे, सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोल रहे जी। और वहाँ भवन भी हम स्वीकृत करवा रहे। तो इस तरह से हमारा आगे आने वाला जो प्लान है कि हम सभी, कोई पंचायत बाकी नहीं रखेंगे, सभी जगह पशुओं के इलाज की हम पर्याप्त मात्रा में विकसित करेंगे। सर, जवाई बांध के जो पानी को पूर्ण भराव को लेकर ये मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है और अभी गवर्नमेंट ने तो बजट भी पास किया है, तो अब सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए क्या ठोस प्रयास कर रही है? जवाई बांध पूरन पर हमारे पूरे सुमेरपुर क्षेत्र या पालीजाल और सिरोही के लिए भी एक वरदान है जी। जवाई में पानी रहता है तो हमारा जनजीवन पीने के लिए, पूरी जनता के लिए उपयोग में आता है, पाली जिले के लिए काम आता है जी। और 57 गांव है जो आहोर और सुमेरपुर के है, वो कमांड एरिया में, जिनको सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। जी। तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए उपयोगी है। तो जवाई में पानी आता है तभी हमारे यहाँ रौनक रहती है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि जवाई में पानी की आवक हम कैसे बढ़ाएं। तो इस दिशा में सबने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन पिछली बार मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि जवाई में पानी लाने की योजना में 100 करोड़ की योजना, जो सही डैम की सुरंग को चौड़ी करने की, वो हम स्वीकृत करवा पाए जी। और वो अभी काम चालू है। काम चालू है बिल्कुल। और वो काम पूरा होते ही, जैसे जो सही डैम का पानी गुजरात में जा रहा था, बिना व्यर्थ जा रहा था, वो पानी पूरा का पूरा जवाई में आएगा और हमारे यहाँ किसान और पीने के लिए काम आएगा। और भी योजना जैसे एक स्वीकृत करवाई हुई पड़ी है 2550 करोड़ की, उसकी भी हम पीछा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ 2 ऊपर बांध बने और वो पानी भी हम जवाई में लाने का प्रयास करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान पानी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, पानी यहाँ कम बरसता है, भगवान भी मेहरबान, पानी में कम रहता है। तो यहाँ पर जैसे जो हमारी जल जीवन मिशन की स्कीम है, उनको भी पर्याप्त पानी देने की जरूरत है और किसानों के सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता रहती है। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने 1-2 योजना अभी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में मिलकर के की है, ERCP योजना है। हाँ जी। उसको स्वीकृत कराया है। एक और योजना स्वीकृत कराई है और दूसरी जो है ना, पश्चिमी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में अन्य जगहों पर भी सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी अभी बना रहे जी। और अभी हमारे यहाँ जैसे पाली, जालौर और सिरोही जिलों के लिए जो माही बांध से पानी लाने की DPR बन रही है। अच्छा। तो माही बांध से पानी यदि इन जवाई बांध में आएगा, जवाई बांध में आने के बाद में वो पाली जिले को, सिरोही जिले को, जालौर को, जोधपुर, इन जिलों को मिलेगा जी। तो लगातार जैसे माही बांध में जो पर्याप्त पानी है तो उसका लाभ आने वाले समय में इन जिलों को मिलेगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बजट में घोषणा हुई है और उसमें DPR अभी बन रही है। DPR बनने के बाद में उसमें बजट भी स्वीकृत होगा और आगे ये पानी लाने की भी व्यवस्था हम करेंगे। जी। सर, आप दूसरी बार विधायक बने और पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर,
और हमारे जो सीएम हैं भजन लाल जी, वो पहली बार सीएम बने हैं। तो ये एक नए अनुभवों की सरकार है और आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय है, नज़दीक है। तो एक मंत्री होने के नाते आप उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? माननीय भजनलाल जी शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री है, जी, उनसे पहले वो पार्टी के प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहे। जी, सरपंच भी रहे, सरपंच के साथ में कई पार्टी के संगठनों में काम किया और पिछले 20 साल से वो पार्टी के प्रदेश संगठन के जो है ना महामंत्री के पे काम कर रहे हैं। तो महामंत्री के रूप में उनका जो नेतृत्व है हमें पहले से मिलता आ रहा है और पूरे राजस्थान में उन्होंने जैसे कोई क्षेत्र कोई ज़िला नहीं छोड़ा जहां उनका प्रवास नहीं रहा, पार्टी संगठन में उन्होंने काम नहीं किया और अनुभव के मामले में भी उनके पास पर्याप्त अनुभव है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो पहली बार वो सरकार मुख्यमंत्री बने हैं, जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उनको कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। संगठन में जो अनुभव था उसी को सत्ता में उन्होंने पर्याप्त तरीके से अच्छी तरीके से उपयोग में लिया जी, और सभी को साथ लेके सबका साथ सबका विकास इस दिशा में माननीय भजनलाल जी पहले से सबको सबसे परिचित है। विधायक जो बने हैं उनसे भी उनका पहले से परिचय है, कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और सरकार में जिस तरह से उन्होंने जो काम किए हैं ना, 1.5 साल का जो कार्यकाल निकाला है और उसमें उन्होंने जिस तरह से काम किए वो निश्चित रूप से उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आपने देखा होगा 2 बजट पेश किए जी, हाँ, और बिल्कुल। 2 बजट पेश किए, वो ऐतिहासिक बजट पेश किए। विपक्ष वाले भी कहते हैं कि इतना बजट, ऐसा बजट तो कि चुनाव के समय पेश किया जाता है जो ये मुख्यमंत्री जी पहले ही पेश साल किया, में हाँ, पेश बिल्कुल कर रहे हैं। पेश किया। तो इसका मतलब वो चुनाव के समय पेश करने का बजट है, मतलब अच्छा बजट है। बिल्कुल। तो दोनों बजट पेश किए और दोनों बजटों की क्रियान्विति भी 100% हो रही है। जी, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोगों को प्रभारी मंत्रियों को जिले पे भेजते हैं, वहाँ क्रियान्विति करवाते हैं और पूरा का पूरा बजट है ना वो क्रियान्विति हो। जी, साथ ही साथ उन्होंने एक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम जो यहाँ के युवाओं के भविष्य को लेकर के इस राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो लेकर आए हैं, वो सरकारें हमेशा क्या है अंतिम समय में ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम लाती है और 6 महीने 12 महीने में लाती है, तो वो क्या है कि लास्ट में उनका योजना फेल हो जाती है, जी, क्रियान्विति होती नहीं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम लाए जी, और उसमें 33 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। प्रदेश भर के विदेशों के प्रवासी, यहाँ के राजस्थान के लोग सारे के सारे उद्योगपति आए। पहले जिला स्तर पे मीट हुई, फिर बाद में प्रदेश स्तर पे मीट हुई और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और राजस्थान में सभी क्षेत्रों में, चाहे सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, पवन ऊर्जा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, जी, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, डेयरी पशुपालन का क्षेत्र हो या अन्य जो क्षेत्र है देवस्थान का, सब में वहाँ उद्योगपतियों ने एमओयू किए। जी, अब वो एमओयू धरातल पे उतारने के लिए सरकार मॉनिटरिंग करती है लगातार और उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर गए और पूरे के पूरे ये जो है ना धरातल पर उतरेंगे तो मेरे ख्याल से माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है जी, कि हम 2047 तक देश को विकसित देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी, तो उन्हीं के संकल्पों को पूरा करते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भी राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा और आत्मनिर्भर प्रदेश भी बनेगा। साथ ही साथ ये जो आ रहा है इससे बहुत सारे उद्योग यहाँ लगेंगे तो विकसित भी बनेगा और यहाँ के लाखों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलेगा। जी, तो जी, ये युवाओं के भविष्य को भी माननीय भजनलाल जी ने अच्छा सुनहरा करने के लिए जो प्रयास किए जी। वो हमारी सरकार के निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है। सर, आप ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीर से भी जुड़े हैं। आप लोगों के लिए सहज है, विनम्र हैं। आपको मिलने के लिए कभी कोई वीआईपी गेट नहीं लगता या तो ये सहजता की जो प्रेरणा है ये कैसे मिली और किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लोग आपके पास जब समस्या लेकर आते हैं, सुमेरपुर के कई लोगों का हमने रिसर्च किया, उन्होंने एक ही कहा कि उनके पास अगर आप समस्या लेके आते हैं तो वो समाधान के लिए विख्यात है। तो सर, ये
इतना कि किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इतने लोगों की समस्याओं को? बस ये स्वाभाविक है, हमारी स्वभाव में भगवान ने ये कोई अच्छी स्वभाव दिया जो हम जनता के जी। कामों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जनता के जनप्रतिनिधि, हम जनता के प्रतिनिधि हैं जी, बिल्कुल। और जनता हमें चुनती है, हुँ, वोट देती है और वोट दे करके हमें उस स्थान पे भेजती है जहाँ पर सरकार की ताकत मिलती है, प्रशासन की पूरी ताकत जनप्रतिनिधि को मिलती है। हम उन जो सरकार की ताकत को जनता के उपयोग में कैसे लाए, ये उसी समय संभव होगा जब आप जनता से जुड़े रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सीधा जुड़े रहोगे तो जनता का जो फीडबैक है वो आपके पास सीधा आएगा, और सीधा जुड़े नहीं रहोगे तो जनता का फीडबैक आपके पास आएगा नहीं। बस एक पिता रूप में है, हाँ। कोई कहता है कि हमारे लिए कुमावत जी पिता रूप में है, कोई कहता है कि हमारा भाई रूप में है। कभी कोई आपको नेता नहीं कहता है, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह रहते हैं जैसा हमने सुना है। तो ये तो एक तरीके से सभी के लिए प्रेरणा है कि आपने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। तो ये तो इसीलिए सुमेरपुर की जो स्मार्ट जनता है, कभी आप जब सुमेरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सोच कब और कहाँ पनपी? निश्चित रूप से जनता के साथ में मिलजुल कर जितना ज़्यादा आप रहोगे उतना ही फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, जी, और काम भी है ना आप उस हिसाब से अच्छा कर पाओगे। जी, मन में जो विजन है वो विजन आपका पूरा होगा। जी, साथ ही साथ में मन में भाव सेवा का रखोगे और सेवा के भाव से काम करोगे तो भगवान भी आपको उसमें बिल्कुल। काम को पूरा करने में आपका मददगार साबित होगा, सफलता आपको मिलेगी। जी, तो हमारे मन में भाव है वही है कि हम इस क्षेत्र में है ना, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर है, जी, लेकिन सेवा के भाव से है जी, कि मन में सेवा करने की इच्छा रहती है कि दिन में कम से कम 25-50-100 लोग हमारे पास आए, जी, वो समस्या लेकर आए, उनके समस्या का हम समाधान करें, उनकी आत्मा को शांति मिले तो हमारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बिल्कुल। तो इस भाव से हम जैसे इस राजनीतिक क्षेत्र में है, तो हर व्यक्ति को यही राजनीतिक क्षेत्र में करना चाहिए। जी, और सेवा के भाव से ही राजनीति में पहले आते थे, लेकिन ये पिछला जो कालखंड है उसमें थोड़े अलग विषय आ गए। तो मैं तो समझता हूँ कि राजनीति में यदि रहना है तो सेवा के भाव से ही रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, दूसरा है उस रास्ते पे जाके करना चाहिए। राजनीति को बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, राजनीति को शुद्ध सेवा का जी, ही बिल्कुल। विषय रखना चाहिए, जिससे राजनीति में अच्छे लोग आ सके, और अच्छे लोग आएंगे तो ही राजनीति सुधरेगी। और राजनेताओं के ऊपर जो कलंक होता है कई बार वो कलंक नहीं लगेगा, अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति जी, जी, सुधरेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपके विषय में तो मैंने सुना है कि ये कितना सच है कि जब आप मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष थे और आपकी जो लोकप्रियता थी वो चरम पर थी, तब पार्टी ने आपको टिकट दिया, मगर आपने मना कर दिया। उस दौर में जब लोग टिकट खरीदा करते हैं आज भी, लेकिन आपने वो विधायक का टिकट को मना कर दिया। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है कि उस समय मुझे पार्टी ने ही जिम्मेदारी दी थी नगर पालिका चेयरमैन की, जी, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। मैं पार्टी की जिम्मेदारी को ही पूरा करते हुए इस शहर के सर्वांगीण विकास में जनता के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगा हुआ था। जी, और हमने एक तरह से हमारे सामने सपने थे कि हम सुमेरपुर में जो जो हमने जी, जो विजन रखा है उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो उसमें हमारा दिमाग था, जी, हम काम कर रहे थे यहाँ विधायक जैसे जब चुनाव आया तो उसमें जैसे पार्टी ने मुझे संदेश भिजवाया कि भाई आपको विधायक का चुनाव लड़ना है। मैंने इसलिए मना किया कि यहाँ से जो चुनाव पहले लड़ रहे थे मदन जी राठौड़, जी। उन्हीं को आप टिकट दो और उन्हीं को आप है ना, अच्छा, मैं उनके साथ हुई हूँ। मेरा जैसे उनके साथ रह कर के जैसे आप उनको दोगे तो मैं उनके साथ रह कर के काम करेंगे, जी, उसी भाव को लेकर के हमने पार्टी को मना किया। फिर पार्टी ने मुझे जयपुर बुलाया और जयपुर बुला करके कहा कि आपको ही चुनाव लड़ना है। तो फिर मैं पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पार्टी नेतृत्व को मानते हुए चुनाव के लिए यस किया। फिर चुनाव भी लड़ा, जनता ने चुनाव भी 32,932 वोटों से जिताया। जी,
और फिर जो 5 साल का अवसर विधानसभा में जाने का अवसर मिला, विधानसभा में हमने सुमेरपुर के लिए, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ के हर क्षेत्र में विकास के लिए हमने विधानसभा में प्रभावी तरीके से अपनी बातें रखी। और प्रभावी तरीके से बातें रखने से मैं जैसे विकास के में भी बजट मिला, अधिकारियों के सहयोग से हमने बहुत सारे विकास भी कराए। और फिर दोबारा अवसर मिला तो इस बार जैसे सरकार में आने का अवसर मिला है, तो अभी जैसे वर्तमान में सुमेरपुर के पूरे सर्वांगीण क्षेत्र के लिए हमारे सामने बहुत सारे विजन है और इस विजन को हम पूरा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे काम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर के विकास के लिए दिए हैं, चाहे वो यहाँ सुमेरपुर में नया एक्शन ऑफिस खुलवाने का काम हो जी यहाँ पर नया पुलिस थाना खुलवाने का काम हो जी तकतगढ़ में नया सिंचाई विभाग का आईएन ऑफिस खुलवाने का काम जी हो, जी जी पीएचडी का नया एक्शन ऑफिस खुलवाने का तकतगढ़ में काम हो, सुमेरपुर और तकतगढ़ में 45 करोड़ की पेयजल की स्कीम स्वीकृत कराने का काम हो, शिवगंज सुमेरपुर को जोड़ने वाला 25 करोड़ का पुल स्वीकृत कराने का काम हो, यहाँ पर सुमेरपुर और तकतगढ़ में 2 पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल खोलने का काम हो, जी या यहाँ पर जैसे सड़कों के काम 150 करोड़ के आसपास की सड़कें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विधानसभा के लिए दी है। उप जिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी साथ ही साथ में गुंदोज में भी नया चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का काम, खैरवा में चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का काम, बावरी में चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का काम, मतलब नए नए चिकित्सालय खोलने का काम, जीएसएस के मामले में पावर सेक्टर को हम जैसे हाँ उसमें यहाँ पर एक 220 केवी का जीएसएस खोलने का काम है, सांडेरा में 132 का खोलने का काम है, 4-5 जीएसएस 33 केवी के पूरे क्षेत्र में खोलने का काम है। इस तरह से मतलब पूरे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने अभी ये जो 1.5 साल का कार्यकाल में उसमें कोई कमी नहीं रखी है। पूरे सुमेरपुर क्षेत्र में हर सेक्टर में हमने काम किया है। सांडेराम में बिजली विभाग का आईएन ऑफिस भी खोलने का काम हो और बहुत सारे काम है जो मैं सारे गिना भी नहीं सकता आपको। इतने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1.5 साल में ही मतलब इतने विकास के काम दे दिए जो 5 साल में कोई सरकार नहीं दे पाती जितना सर। हमको ये तो आपकी निष्ठा तभी ये तो आप नहीं भी गिनाएंगे तो आप पिछले 43 लगभग 1980 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इस निष्ठा का और इस सेवा का मूल मंत्र क्या है? क्योंकि इतने सालों तक जब पार्टी में उतार चढ़ाव आते, लोग पार्टियां छोड़ देते, लेकिन आप कंटिन्यूस। हम पार्टी में जुड़े हैं मतलब विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी की विचारधारा। हाँ, हम पद के लिए पार्टी में नहीं जुड़े हैं जी। हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है जी। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर स्वयं का हित सोचती है। बिल्कुल। दूसरी पार्टियां पहले स्वयं का हित सोचती है, फिर पार्टी का और फिर देश का हित सोचती है। जी। तो दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टियां भिन्न है। जी। पूरे राष्ट्र के हित के लिए हम काम करने वाले लोग हैं और विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। हमारा नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है। जी। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जी। और 1980 में पार्टी के अध्यक्ष बने, उससे पहले जनसंघ था, जनसंघ में भी बहुत सारे हमारे पार्टी के ऐसे सक्षम नेतृत्व था जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इस देश के लिए उन्होंने सेवाएं दी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जो एकात्म मानववाद के दर्शन को लेकर चलने वाली पार्टी है, तो निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है उसी को आगे बढ़ाने का, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे हम मजबूत करें, बिल्कुल इस दिशा में जैसे हमारी सरकार उसी विचारधारा से आगे बढ़ रही है। आज आपने देखा होगा जैसे मोदी जी की जो योजना है जी, उसमें जल जीवन मिशन योजना, हाँ। समाज के कोई सोच भी सकता है क्या? जैसे पूरा भारत कितना विशाल है, कई पहाड़ी क्षेत्र है, कई मरुस्थलीय क्षेत्र है, कई पठारी क्षेत्र है। आज हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना, इतनी महत्वाकांक्षी योजना 75 साल में जो सत्ता में रहे उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मोदी जी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विचारों पे चलते हुए समाज के अंतिम छोर पे पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और योजना आज लागू की है जिसका
लाभ है अभी मिल रहा है। आज जैसे हर घर में शौचालय बनाने का काम, बिल्कुल। आज ऐसे गरीब परिवार जिसको शौचालय मुनासिब ही नहीं था, कोई अतिक्रमण में रह रहे, कहीं कहीं रहे, कच्चे मकान है, वहाँ शौचालय नहीं था, तो मोदी जी ने योजना निकाली कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है वहाँ तक ये शौचालय पहुँचे, उनको भी सुविधा मिले। तो आज सब घरों में शौचालय बनाने का काम भी हुआ है। जी। आज गैस के सिलेंडर और चूल्हे देने का काम हो, काम हुआ तो ये समाज के अंतिम पंक्ति पे व्यक्ति बैठा है, वहाँ तक ये योजना पहुँचाने का काम जैसे मोदी जी कर रहे हैं। इस तरह से जो जो योजना, किसान सम्मान निधि, किसानों को मजबूत करने के लिए हम 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राजस्थान भारत सरकार डाल रही है, 3,000 रुपये राजस्थान सरकार डाल रही है। तो ये सब हर किसान को, गरीब से गरीब किसान है उनको भी मिल रहा है। तो ये है ना, ये जितनी भी विचारधाराओं की पार्टी हाँ, है। ये विचारधारा की पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को लेकर चलने वाली पार्टी है और राष्ट्र प्रथम को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए पद के लिए नहीं है, हम इस पार्टी में देश को मजबूत करने के लिए, देश हमारी पार्टी की विचारधारा मजबूत करने के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, गरीब के कल्याण के लिए। हम इस पार्टी में किसान हमारा मजबूत कैसे बने, चाहे वो अंतिम छोर का व्यक्ति है, किसान में भी होता है, वो मजबूत कैसे बने, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और गरीबों का कल्याण कैसे हो, युवा और बेरोजगार और मजदूरों का उनको मजबूती कैसे मिले, इस दिशा में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम इस पार्टी में हैं। जी। नहीं सर, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो लेखक होने के नाते मैं पंडित जी से आपकी तुलना इसलिए करना चाहती हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जब उनकी संघ से आदेश आया कि आप राजनीति में जाइए, सेवा कीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे संघ में रह के ही सेवा कार्य करने दीजिए। तो आपने खुद टिकट जो अस्वीकार किया वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, और आज आप कह रहे जो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा पे जो इतने आप 43 ईयर से एक ही पार्टी से जुड़े रह के जनता की आवाज़ बन रहे हैं, तो इतनी सहजता, विनम्रता के बीच में ये संतुलन कैसे रह जाता है? मतलब ये संतुलन कैसे बिठा पाते हैं आप? निश्चित रूप से आपके मन में जो भाव है ना, सेवा का भाव है, तो आपका ईश्वर एक तो हमेशा साथ देता है। बिल्कुल। दूसरा ये कि कोई लोभ और लालच तो है ही नहीं जिसके लिए आपको विचलित होने की जरूरत पड़े। जी बिल्कुल। विचलित कब होगा, आपके मन में कोई गलत विचार आएंगे और प्रयास आप करोगे, मुझे तो वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो पद चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। अब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करने के प्रयास आएंगे, तब आप है ना उसको प्राप्त करने के लिए उल्टे सुल्टे काम करोगे, तो फिर आपका मन विचलित होगा। कोई ज़्यादा लोभ लालच कोई नहीं, न पद की इच्छा रहती है, दायित्व जो पार्टी देती है उसे निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए है न, विचलित होने की ज़रूरत नहीं। कई उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन हम भाव मन में वही है कि हम तो जहाँ जिम्मेदारी मिलेंगे, सेवा करेंगे, तो उसमें कोई विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता ही। नहीं सर, पूरे क्षेत्र में आपकी सादगी की, विनम्रता की तारीफ होती है। पद पदवी और पगड़ी से आप हमेशा दूर रहते हैं, जनता से भी मैंने सुना है। तुम जानना चाहेंगे कि खाने में आप किस चीज़ को खाना पसंद करते हैं? आपके घर में जो खाना स्पेशली घर में हो या बाहर हो, शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं। क्या कभी किचन में खुद खाना बनाया आपने? नहीं, ऐसा अनुभव हुआ नहीं। अच्छा, अवसर ही नहीं दिया किसी ने। अच्छा, अवसर ही नहीं दिया, मतलब आपकी धर्म पत्नी ने अवसर ही नहीं दिया? अवसर ही कभी नहीं मिला। बाकी अगर आप बनाते तो क्या बनाते, कभी ऐसा आपको कुछ? नहीं, पर ऐसा अवसर मिला नहीं ना, इसलिए अनुभव है नहीं। अच्छा। लेकिन जैसे हमारा शुरू से ही है, शुद्ध सात्विक खाना खाते जी। और जो पौष्टिक खाना होता है जिससे शरीर को एनर्जी मिले। सर, आप एकदम धीर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच में हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कभी ऐसे इंसान को गुस्सा भी आता है? हमारे माननीय मंत्री जी को कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा जो कभी है ना कोई गलत काम करता है तो गुस्सा जरूर आता है। आपको लेकिन जैसे है ना, व्यक्ति को समझाने के प्रयास भी करते हैं कि भाई आप गलत रास्ते मत चलो। जी। गलत को मन में तो होता ही है भाई ये गलत है, तो गलत के लिए जैसे गुस्सा तो आता ही, लेकिन एक बात है ना, कंट्रोल करके उनको समझाते हैं कि भाई आप गलत पे नहीं चलो, सही रास्ते पे चलो, आपका भविष्य भी सुनहरा होगा और आगे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो निश्चित रूप से तो सर आपका ये गुस्सा है, एग्रेशन गुस्सा है, ये बना रहे। जैसे सुमेरपुर का विकास इस गुस्से की बदौलत हुआ, तो हमारे प्रदेश का भी विकास होगा, क्योंकि सही दिशा में गुस्सा है ये। मेरे ख्याल से गुस्सा जैसे हम करते नहीं, लेकिन जैसे है ना, कोई गलत व्यक्ति है होता है तो फिर उनको थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ता है। बिल्कुल कहना ही पड़ता है। राइट राइट राइट। तो आप अब जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उसको लेकर आगे के आपके विजन क्या है सर? अभी जैसे हमारे पास जैसे देवस्थान विभाग है, तो देवस्थान विभाग राजस्थान में जब जब भी जिसको जिम्मेदारी अपने अपने प्रयास सबने किए, लेकिन देवस्थान विभाग ज़्यादातर उपेक्षित रहा है। जी अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो निश्चित रूप से देवस्थान विभाग को और मजबूत करने में मंशा रखते हैं। जी इस बार जो इन्होंने बजट में बहुत सारे मंदिरों के विकास की घोषणा की है। जी मंदिर हमारे विभाग के जो मंदिर है उनमें राजस्थान में भी है, राजस्थान से बाहर भी है। उन मंदिरों के विकास के लिए 161 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जी और दूसरे जो मंदिर है वो बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिर है, चाहे खाटू श्याम जी हो हाँ या जैसे गोगा मेडी का हो या दूसरे जैसे वेणेश्वर धाम हो, वीर तेजा जी का धाम हो, मीराबाई का धाम हो। इस तरह से जो बड़े बड़े महापुरुषों के धाम है या बड़े मंदिर है, उनमें सुविधाएं कैसे विकसित हो, उनमें और भी जनता ज़्यादा दर्शन करने आती है तो उनको किसी तरह की तकलीफ कैसे हो, इस दिशा में भी बहुत सारे मंदिरों की घोषणा, विकास जी की घोषणा की है। तो ये पहली बार इतने मंदिरों की घोषणा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और साथ ही साथ में जैसे मंदिरों में काम करने वाले जो पुजारी होते हैं, पुजारियों का जैसे भत्ता, मानदेय भत्ता बढ़ाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 5,000 से 7,500 रुपये करने का काम किया है। होली, दीपावली या गणेश चतुर्थी या जैसे नवरात्रि और जो प्रमुख त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों के दिन जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि भाई वहाँ सभी मंदिरों में आरती हो, दीप धूप जी हो बिल्कुल। और साज सज्जा हो, साफ सफाई हो। तो इस दिशा में भी 13 करोड़ रुपए पिछले बजट में भी रखे थे, इस बजट में भी रखे। जी तो अभी जैसे गुरुओं को सम्मानित करने के लिए पिछली गुरु पूर्णिमा को राजस्थान भर के 215 से आसपास कोई गुरु है जिनको सम्मानित करने का काम हमारे विभाग द्वारा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। जी इस बार भी हम है ना गुरुओं को सम्मानित करने का काम करेंगे। तो गुरु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं। जी तो राजस्थान के विकास में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो इसलिए ये जो देवस्थान को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत रहते हैं। तो हमारा विभाग भी उस दिशा में काम कर रहा है। अभी जैसे वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा हम करवाते हैं, 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको हम देश भर के बड़े बड़े तीर्थ हैं, जी चाहे वो अयोध्या हो या रामेश्वरम हो, हरिद्वार हो, जगन्नाथपुरी हो, कामाख्या देवी हो या ओंकारेश्वर हो, इस तरह से बड़े तीर्थ है, 35 तीर्थ है, उनकी हम यात्रा करवाते हैं। और पहले सादी ट्रेन में करवाते थे। इस बार जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे माता पिता समान है, बिल्कुल, उनको हाँ। सादी ट्रेन में तकलीफ होती है, इसलिए उनको एसी ट्रेन करो। तो हमने पूरी की पूरी एसी ट्रेन कर दी। अब हम उनको यात्रा इस साल जो शुरू करी है वो एसी ट्रेन में करवा रहे हैं। जी ट्रेन को भी हमने एक नई डिजाइन में शुरू की है, उसमें हमारी संस्कृति झलकती है। गौ माता भी उसके ऊपर है, अंकित है। राज्य पशु ऊंट भी अंकित है। हमारे किले और धरोहर भी है, हमारे तालाब भी है, बावड़िया भी है, हमारे मंदिर भी है। हमारे संस्कृति जो है, राजस्थान की संस्कृति पूरी इस ट्रेन के ऊपर झलक रही है। ऐसा हमने डिजाइन किया है। देश भर के बड़े बड़े राज्यों में होकर वो गुजरती है, तो वहाँ भी राजस्थान की संस्कृति है लोगों को देखने को मिलती है। जी तो इस तरह देवस्थान को भी हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत सारे नवाचार किए। अभी मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की है जो ऑन कॉल पशुपालकों को उनके घर बैठे इलाज करने का काम कर रही है। जी 300 संस्थाओं को हमने कर्मोन्नत किया है, 700 नए हॉस्पिटल खोलने का काम किया है। और साथ ही साथ में अभी जैसे एक गोपालक कार्ड योजना शुरू की है जो बिना ब्याज से उनको पशु खरीदने के लिए काम आती है। जी और भी बहुत सारी योजनाएं, नस्ल सुधार के काम भी हमारी सरकार उसमें कर रही है।
और भी बहुत सारे काम है जो पशुपालन के, वैक्सीनेशन के काम है। गौ माता लंपी को रोकने के लिए हमने अभी वैक्सीनेशन का शुरू किया। मौसमी बीमारियों के लिए भी हमारी सरकार वैक्सीनेशन के काम करती है। और डेयरी सेक्टर में भी जैसे हमने बहुत सारे नवाचार किए। जी डेयरी में ऊँटनी का दूध शुरू हमने किया है, गाय का दूध शुरू किया है। हाँ, जो बहुत ही हाँ, पौष्टिक रहता बहुत ही है। पौष्टिक हाँ, रहता है। बिल्कुल। और डेयरी समितियों के विस्तार की भी हमने अभी 1.5 साल के कार्यक्रम में किया। गांव-गांव, टानी-टानी हमारी समितियां खुले तो वहाँ डेयरी के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार मिलता है, युवाओं को, किसानों को रोज़गार मिलता है। अभी हमारी डेयरी समितियां, ज़्यादातर डेयरी समितियां नफ़े में है और उसका लाभ भी है जैसे किसानों को मिल रहा है। चारों विभाग है उसमें, हमने जनता से जुड़ करके जनता की भावना के अनुरूप हम उन चारों विभागों के मार्फत काम कर रहे हैं। सर, यदि आप पर कोई बायोपिक बने, आप पर कोई फिल्म बने, तो वो अभिनेता कौन होगा? नाना पाटेकर या अमिताभ बच्चन या परेश रावल? आपकी बायोपिक, आपकी जीवनी पर अभिनय करने वाला अभिनेता कौन होगा? हमारी जीवनी पर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी को रखो तो ठीक रहेगा। अभिनय करने के लिए तो एक अभिनेता चाहिए, पर तो वो आपके फेवरेट अभिनेता जो आपकी जीवनी पे कार्य करे। पर हमारे आदर्श तो अटल बिहारी वाजपेयी और हाँ, नरेंद्र बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी है। तो उन पे भी फिल्में बन चुकी है। तो कल कल हम, आपके इतने कार्य है, आपने पूरा जीवन देश को दिया है, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी आप पे बायोपिक बनेगी। देश जब ये पॉडकास्ट देखेगा तो आपकी ये विश कि भाई ये अभिनेता हो और ये मैं इस पे अभिनय करे, मेरी जीवनी पे अभिनय करे, तो वो कौन सा अभिनेता होगा? वैसे अभिनेता भी एक समाज का हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। और अभिनेता भी जैसे अपनी एक्टिंग के माध्यम से इस समाज को कुछ न कुछ देता है। जी। और जनता भी, उनकी अच्छी एक्टिंग होती है तो प्रेरणा तो भी बस आपकी जीवनी लेती पे है। अच्छी एक्टिंग कौन कर सकता तो है? निश्चित रूप से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अभिनेता भी हुए। जी जी। हमने पहले, अभी तो मैं 20 साल, तो 25 साल से पिक्चर नहीं देखता, अच्छा। लेकिन पहले देखते थे तो बहुत सारे अभिनेता जो देवानंद है, या जी जैसे अमिताभ है, जी। या दिलीप कुमार है, मनोज कुमार है, सुनील दत्त है, ऐसे जो अभिनेता थे पुराने, जी। जो जिनकी मतलब एक्टिंग भी अच्छी रहती थी और उनसे समाज को कोई प्रेरणा भी मिलती थी। तो सर, राजनीति में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे? राजनीति में विशेष रूप से जैसे है ना, एक तो भ्रष्टाचार के मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल। मुझे अवसर यहाँ जब मिला था नगर पालिका में, तो हमने यहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खूब प्रयास किए बिल्कुल। और यहाँ साफ सुथरा काम किया था हमने। जी सरपंच कार्यकाल में भी मैंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए खूब काम किया। जी। अभी भी जैसे मुझे जो अवसर मिला है तो मैं विभागों में या कहीं पर भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहता हूँ। जी। और जहाँ अवसर मिलता है उनके विरुद्ध कलम चलाने में हिचकता नहीं बिल्कुल। और पूरी शक्ति के साथ में पेश आकर के काम करते हैं। बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार देश के लिए घातक है जी। और निश्चित रूप से ये खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल। सेवा के भाव से इस क्षेत्र में है तो राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। राष्ट्र। जी सर, आपकी तरह, जो आपकी तरह आज राजस्थान के नक्शे पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं जो युवा, उनके लिए आप एक सच्चा और सीधा मंत्र क्या देंगे? चाहे वो गुरु मंत्र हो कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। राजनीति में आज का जो युग है उसमें बहुत परिश्रम करना होता है। जी। जनता, ये जो मोबाइल युग है, आईटी का युग है। बिल्कुल, आईटी का। और आईटी के युग में जनता सीधा जैसे हर चीज़ का रिजल्ट चाहती है। बिल्कुल। तो इसलिए अब वो है ना, जो कि शौक से राजनीति करे, वो राजनीति क्षेत्र अब नहीं रहा। अब जी। तो जनता को रिजल्ट चाहिए। क्विक रिजल्ट। इसलिए जो आदमी सेवा के भाव से 24 घंटे यदि मेहनत करके रिजल्ट देने की क्षमता रखता है तो वो जी। राजनीति में आए। जी। जनता आजकल बहुत
तेज चल रही है, बिल्कुल। जिस तरह से जनता तेज चल रही है उसी तरह से राजनेताओं को भी आगे उसी तेजी से दौड़ना होता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो नए युवाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में आओ तो इसी भाव के साथ आओ कि हम सेवा करेंगे और राष्ट्र को प्रथम रख करके काम करें, देश हित के लिए काम करेंगे। तो इस क्षेत्र में आओ और आकर के भी यहाँ जैसे पूरा परिश्रम करो। हर क्षेत्र में परिश्रम वैसे करने की जरूरत होती है। किसी क्षेत्र में जाओगे वो जी। उसमें आपको रिजल्ट लेना है तो पूरा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कोई चीज़ मिलती नहीं और बिना परिश्रम के किसी का रिजल्ट निकलता नहीं। कोई भाग्यशाली होता है जो घर बैठे अपने आप मिल जाता है, लेकिन मेहनत सब में करनी होती है। राजनीति में भी मेहनत करनी होगी। जी। मेहनत करोगे तो इस क्षेत्र में भी सेवा की खूब संभावना है, आगे बढ़ने की खूब संभावना है। सो आज के सफ़रनामे से हमने सीखा कि असली नेतृत्व भाषणों से नहीं, ना आश्वासनों से, बल्कि सेवा के संस्कारों से गढ़ा जाता है। श्री जोराराम कुमावत जी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक गांव का बेटा भी अपनी मिट्टी की खुशबू को साथ लिए राज्य की राजनीति में एक मिसाल बन सकता है। चैम्बर ऑफ लीजेंड्स में आपकी उपस्थिति ने गौरव दिया और हम सब ने ये महसूस किया कि जब राजनीति सेवा बन जाए तो बदलाव एक आंदोलन बन जाता है। सो मैं यशोदा सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ इस विश्वास के साथ कि अगली मुलाकात फिर एक नई प्रेरणा लेकर आएगी। जय हिंद, जय राजस्थान। और हाँ, एक बात याद रखिए, लीजेंड भीड़ से अलग नहीं होते, बस भीड़ के बीच कुछ अलग कर जाते हैं। थैंक यू सो मच।